अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ CEOs को मिलवाने के साथ साथ उनकी लाइफ जर्नीज़ के बारे में भी आपको बताते हैं। और बहुत से CEOs ऐसे होते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन आप उसके बावजूद चाहते हैं कि कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी रिक्वेस्ट पर उनसे पूछे जाएँ। और आज जो हमारे साथ CEO मौजूद हैं, उनकी एक अपनी लाइफ जर्नी है। एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ही इज़ ओनर एंड CEO ऑफ ABS डेवलपर्स एज वेल। किस तरह से ये दोनों फील्ड्स को मैनेज किया, अभी आजकल क्या कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो क्या कुछ सोचते हैं, करते हैं और आगे करने वाले हैं, और आपको किस तरह से इंस्पायर करेंगे वो हम आज के शो में जानेंगे। तो आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ डॉक्टर सुबैल इकराम मौजूद हैं, CEO ऑफ ABS डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। यो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पर आए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये चंक हमें ज़रूर बताएं कि एक डॉक्टर जब इंसान बनता है, पेरेंट्स की भी एक ख्वाहिश होती है कि बच्चा पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, उसके बाद माँ बाप की भी और अपनी भी यही होती है प्रैक्टिस कि हम नॉर्मल जो है मेडिकल प्रैक्टिस की तरफ ही रहें, लेकिन उसके साथ बिजनेस माइंड होना और फिर ABS डेवलपर्स को इस तरह से डेवलप करना, ये सारी जर्नी कैसे आपकी लाइफ में, प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। देखिए, जैसे कि आपने बताई है ना बात, सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था। आई वाज फोर्स्ड टू बिकम ए डॉक्टर। इट वाज नेवर माय चॉइस, इवन दो कि मैंने 2007 में एयरफोर्स का टेस्ट दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन एयरफोर्स एज वेल, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मेरी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। तो लेकिन ये हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी मेरी वालदा के साथ कि मैं मेडिकल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, मैं आपको डिग्री पकड़ाऊँगा और मैं मेरा जो दिल करे मैं करूँ। पहले आपकी ख्वाहिश, उसके बाद मेरी मर्जी। वो मतलब ये मेरी वालदा भी इस चीज़ पे एग्रीड थी। मैंने 2008 में डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद 2013 में मेरी ग्रेजुएशन थी। 14 में हाउस जॉब शुरू की, 15 में एंड की। मैंने हाउस जॉब जो है लाहौर में आई की क्योंकि मेरा भाई जो शहर है वो लाहौर है। तो मैं ड्यूरिंग माय हाउस जॉब, हमारा घर बन रहा था यहाँ पे, एक निजी हाउसिंग स्कीम है। तो मेरे वाले साहब ने कहा था यार वो ज़रा नज़र मार लिया करो। लाहौर वाज ए न्यू सिटी फॉर मी, इवन दो कि हम हर साल समर वेकेशंस पे आते थे यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे सेटल हो जाएं आके फाइनल के अब यहीं पे रहना सारी ज़िंदगी, बाहर से आप पाकिस्तान सेटल हो रहे हैं, बस रिश्तेदार भी एक आध महीना ही तो होता है कि आप उनके पास जाते हो, एंजॉय करते हो, उसके बाद रिश्तेदार भी अपने रूटीन में होते हो, आप भी अपने रूटीन में होते हो। तो मेरे पास बड़ा टाइम होता था। हाउस जॉब जो है वो मैं 2-3 बजे फ्री हो जाता था हॉस्पिटल से, तो मैं घर देखने जाता था और उसके बाद वहीं पे जो है ना मार्केट थी रियल इस्टेट की, तो मैं वहाँ पे जाना शुरू हुआ। तो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस फील्ड। मेरा नुकसान हो गया था कुछ, तो मेरी एक आदत है शुरू से कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ फंस जाए तो जब तक वो ना निकले तब तक जो है मैं कोई और काम नहीं कर सकता। और ये 2009 में 10 में हुआ था कि मुझे टीवी का शौक़ पड़ गया कि मैंने टीवी के अंदर जो है ना वो काम करना है। तो होस्टिंग का भी शौक़ था, नहीं मुझे होस्टिंग का शौक़ था। तो मैंने अपना वो शौक़ 2-3 साल पूरा किया। मैंने जियो पे एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया। फिर मेरे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की ही मैं टीम में था, तो मेरे उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। खैर कहने का मकसद है जब तक मैंने वो शौक़ पूरा नहीं किया, जब तक मैंने अचीव नहीं किया टारगेट, तब तक मैं कोई और काम नहीं कर सका। अच्छा, जब ये मुझे नुकसान हुआ रियल इस्टेट में, तो अल्लाह ताला की कोई एक मेहरबानी थी या अल्लाह ताला का करम ऐसा था या अल्लाह ताला ने मुझे उसके थ्रू एक फील्ड में लेके आना था। तो मैंने कहा कि भाई मेडिकल अभी है एक साइड के ऊपर, जब तक मैं नुकसान नहीं कवर करता इस मार्केट से तब तक मैंने यहाँ से नहीं निकलना। तो वो जिद बन गई, वो एक बहुत एक आप कह लें कि एक दिमाग के अंदर सवार हो गया कि मैंने ये नुकसान यहीं से कवर अप करना है। उसकी वजह ये है कि बैक इन 2015-16 25-26 लाख वाज एन अमाउंट जो कि मेरे लिए ज़िंदगी थी पूरी, कि यार इतनी बड़ी अमाउंट। हाँ, तो वो जो है मेरी वालदा बड़ी सपोर्टिव थी। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं, क्योंकि वो भी सऊदी अरब में ही जॉब करते थे, ही इज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट, और वहाँ पे उनकी सर्विंग रही है 34 इयर्स। तो मेरी वालदा भी एक जॉब पेशा ख़तून थी, शी इज़ ए साइकियाट्रिस्ट, तो दोनों ने सारी ज़िंदगी जॉब की है। अच्छा, दोनों डॉक्टर्स से माशाल्लाह। दोनों मेरी वालदा साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे वालिद साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो दोनों जो है वो सर्विस में थे।
तो 2016 में मेरा एक एग्रीमेंट होता है अपने वाले साहब के साथ कि 1 साल आप मुझे दें, आप अगर मैं कामयाब हो गया बिज़नेस में तो मैं बिज़नेस को परस्यू करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर जो आप कहते हैं वो मैं करूँगा। मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं सऊदी अरब में जॉब करूँ। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज ABS डेवलपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जो इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी तो कोई ना जहानत है, ना अकल है, ना कोई इस तरह की कोई ख़ास बात है हम में। ये मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ सबसे पहले तो अपने वालिदैन की दुआओं को, कि मेरी वालिदैन की दुआओं की वजह से आज कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है। और सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि सेकेंडली भी नहीं बल्कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं कि अल्लाह ताला की रहमत ही है जिसकी वजह से इंसान कुछ अचीव कर पाता है। हम लोग तो फ़ैसला ले लेते हैं, अल्लाह ताला के हाथ में उन फ़ैसलों को सही करना या गलत करना। तो मेरा ये बड़ा ज़्यादा बिलीव है और जब मैं कारोबार के अंदर आया तो ये बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंसान की औकात, इंसान की ज़हानत, इंसान की खूबसूरती, इंसान की तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़ीरो हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मालो दौलत का, रिज़्क़ का, नेमतों का जो दारोमदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे बेस करता है कि आप अल्लाह ताला के कितने करीब हो और कितनी आप एफ़र्ट कर रहे हो अल्लाह ताला को राज़ी करने में। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने मॉनेटरी बेनिफिट को या एक बैंक अकाउंट्स को ही रिस्क मान लिया कि ये जो है ना अगर किसी का बैलेंस इतना बड़ा है तो अल्लाह ताला जो है ना वो उसी को रिस्क दे रहा है। मैं कहता हूँ रिस्क जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सुकून में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़हनी, कल्बी, रूहानी, जिस्मानी, दिमागी सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान रात को ज़ैनक्स की गोली खा के सोता है और उसका बैंक बैलेंस इतना बड़ा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान उस इंसान से बहुत बेहतर है जिसका बैलेंस बहुत थोड़ा है लेकिन वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बच्चों के साथ बहुत कंपैटिबिलिटी है, उसके बच्चे उसके बड़े ताबेदार हैं, उसकी अपनी बेगम के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बरकत है, जो रिज़्क़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मालो दौलत नहीं है। तो इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सोचा था उससे बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई हम पे लाइबिलिटी नहीं है, कोई हमें फ़ोन्स नहीं आते, कोई हमें जो है वो रातों को जो है तंगी नहीं होती सोने में। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यार तुम क्या मखलूक हो, सो जाओ तो उठते नहीं, उठ जाओ तो सोते नहीं हो। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है ना वो बहुत अल्लाह ताला से जो है ना वो कनेक्टेड रहना मेरा ख्याल है बड़ा। हम ये क्लेम नहीं करते हैं कनेक्टेड है, हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से बहुत राज़ी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर रखा हुआ है। तो दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स आई थिंक। एंड आई थिंक दैट्स द अचीवमेंट दैट एवरीवन शुड हैव, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट है, शुक्रगुजारी है आपकी ज़िंदगी में, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने आप आसान हो जाती हैं। मैं आपको बात बताऊँ कि क्योंकि मैंने हिस्स किया था जब मैं व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया, जो कि मैं समझता बहुत बड़ी एक दौलत है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तुम शुक्र अदा करते रहो मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा, व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफ़र किया तुम्हारे लिए शदीद अज़ाब है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो दीन है, ये जो फ़लसफ़ा दीन का है, ये शॉर्टकट टू सक्सेस है। आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, किसी भी महाज में आपको कामयाबी को चूमना है, तो उसके लिए दीन इज़ द शॉर्टकट। हमने बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंस की किताब पढ़ी है, हमने बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हो गया हूँ कि जो एक साजिश के तहत हमारे मुस्लिम यूथ को गुमराह किया जा रहा है, बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं ये समझता हूँ कि आज भी जेफ बेज़ोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट जो फ़िलासफ़ी फ़ॉलो कर रहे हैं वो हमारी दीन की फ़िलासफ़ी है। वो अपने कारोबारों में सूद भी नहीं लेते देते, वो अपने कारोबार में किसी प्रोडक्ट का ऐप भी नहीं छुपाते। मतलब आप सिंपल मिसाल ले लेना, अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट है आप ख़रीदते हैं तो नीचे उसके प्रॉस एंड कॉन्स लिखे होते हैं, उसके फ्लॉस लिखे होते हैं, वो रिफंड पॉलिसी इससे बड़ी तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि आप अमेज़न से बड़ी तो इस वक्त कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल रहा। उसकी रिफंड पॉलिसी आपको देते हैं। एंड दैट इज़ अ कंपनी जिसके ऑनर जो है वो 300 बिलियन प्लस जो है वो कंपनी डेवलप करने में कामयाब हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। तो आप मुझे एक बात बताएं, $300 बिलियन तकरीबन ये पाकिस्तान के अंदर कई खरब बनते हैं। आपने इतनी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है किन असूलों पे? जो असूल थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं बातें कारोबार के हवाले से, वो फॉलो कौन कर रहा है? आज यहूद फॉलो कर रहा है।
और मुसलमान को तर्क करके बैठे हैं, तो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम जो है आज तनज़्ज़ुली का शिकार है। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि ये जो लिटरेचर हमारे पास है ये बेस्ट लिटरेचर है, ये कामयाबी का लिटरेचर है। इस लिटरेचर के ऊपर कोई भी चलेगा, जो कुरान और हदीस का लिटरेचर है वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता। और हमने इसको फॉलो करने की एक मेरे ख्याल से 1% कोशिश की है, तो अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से जो है वो मालामाल कर। अच्छा डॉक्टर सुबैल, जिस तरह से आपने बताया है कि आपने इसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की है, शरिया और बिजनेस दोनों को कोरिलेट करके आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं? एबीएस डेवलपर्स पे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए मुस्लिम इट्स नॉट अ चॉइस टू फॉलो इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इट्स अ कंपल्शन। ये मेरे लिए नहीं है, ये अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए भी ये कंपल्शन है बीइंग ए मुस्लिम, ठीक है? क्योंकि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है, मैं ये समझता हूँ कि जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मतलब मनी ट्रेल इस्लाम हमसे मांगता है कि कहाँ से कमाया, कहाँ पे जो है वो एक्सपेंस किया, ठीक है? मतलब अगर मुझे इस्लाम ने वहाँ पे भी बाउंड किया हुआ है कि मैं इन चीज़ों से पैसे नहीं कमा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं झूठ बोल के नहीं पैसे कमा सकता, मैं हराम चीज़ें शराब बेच के नहीं पैसे कमा सकता, मैं वो चीज़ें बेच के नहीं पैसे कमा सकता जो मुज़र सेहत हो, जो नुकसानदेह हो, को फोर्स कंटेंट हो। मैं धोखा दे के फ़रेब करके नापतोल में कमी करके मिलावट करके पैसे नहीं कमा सकता। ये हमारी सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, इससे कमाया हुआ रिस्क जो है वो हराम होगा, ठीक है? फिर उसके बाद मेरे पास जब पैसा आ गया, मैंने हलाल मीन से कमा लिया, अब ये ज़रूरी है कि मैं इसको हलाल पैसे को हलाल कामों में इस्तेमाल करूँ। मैं उससे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो खिलाफ शरीयत हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वंस अगेन शराब लेना, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ लेना जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। मुझे इस्लाम इस चीज़ का बाउंड करता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम हलाल मीन से हो और मेरी एक्सपेंशन जो है जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो भी हलाल हो। तो जब हमने ये अप्रोच सोच ली, फिर उसके बाद इस्लाम का ये फ़लसफ़ा है कि जो माल है ये आपके पास अमानत है, ठीक है? ये अमानत है आपके पास, इट्स नॉट आर्स। उसकी वजह ये कि जब आप कहते हैं ना कि इस माल का हिसाब होगा, तो हिसाब उस चीज़ का होता है जो आपकी नहीं है, ठीक है? तो हिसाब हमने देना है इस माल का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस प्रिंसिपल्स पर रह के कारोबार करें कि हमारा हिसाब मुश्किल ना हो। अब आपने शरिया कंप्लाइंट की बात की है, तो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो कि शरिया कंप्लाइंट है रियल इस्टेट में, जिसमें हमारे सैर फहरिस्त कुछ असूल हैं, जिसमें 100% कैश बैक रिफ़ंड पॉलिसी है हमारी। आप हमसे कोई भी प्रोडक्ट लें, लेट सपोज आपने हमसे अपार्टमेंट परचेज़ किए, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अस, आप फ़ौरन अपना कैश बैक रिफ़ंड ले सकती हैं, फुल रिफ़ंड विदाउट एनी सिंगल रुपी डिडक्शन विद एबीएस डेवलपर्स। उसके बाद सेकेंडली जो है देयर इज़ नो सरचार्ज ऑन लेट इंस्टॉलमेंट। अगर आपने कोई किसी वजह से आपके कोई मसला मसाइल बन जाता है, आप इंस्टॉलमेंट लेट आपकी हो जाती है, तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं है। सरचार्ज को हम सूद समझते हैं, या हम समझते हैं हम किसी के ऊपर कोई फतवा नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट है। थर्ड कि हम ये कहते हैं जो भी कमिटमेंट की जाए, जैसे लेट सपोज अगर हमने एक बिल्डिंग की ड्यूरेशन दी है 3 साल, तो हम बिफोर टाइम कमिटमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। हम जो है ना ओवर नहीं जाते, अपने टाइम से एक्सीड नहीं करते। इसके साथ साथ जो है वो हमारा फोर्थ जो पॉलिसी है वो ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रेंट ऑफ़र नहीं करते ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लें फुल कैश पेमेंट पे और आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो वी बिलीव कि एक चीज़ जो बनी नहीं हुई है, तो किस बात का रेंट आ रहा है, तो रेंट तो पैसों का ही दे रहे हैं। तो समहाउ जो हमने, तो इस तरह के हमारे कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि क्लियर कट है, वो हमारी जो है अंडरस्टूड है। हम अपने हर क्लाइंट को जो है ये बता देते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस वक्त हम लोग जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पंजाब भी इस वक्त बना रहे हैं। इसी पे आने वाली थी कि आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आपके क्या गोल्स हैं, क्योंकि ये तो आपके नाम के साथ जब भी कहीं पर डॉक्टर सुबैल इकराम का नाम आता है तो नीचे आ जाता है पंजाब टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो उसके बारे में बताएं कि वो बिल्डिंग क्या है, उसमें क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, व्हाट आर द विजन? हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो यूनिक होती हैं इन अ वे कि हम लोग ऑनेस्टली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हम लोगों ने आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की एक पहली कंपनी ऐसी बनना है जो कि मल्टी नेशनल जो है वो सेटअप बनाएगी, इंटरनेशनली बिज़नेस करेगी। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुई हो रियल इस्टेट में ख़ास तौर पे। और अगर हम टेक्सटाइल में भी जाएँ तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमें कोई ब्रांड एक इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। हम ब्रांड इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। तो हमारा ये विज़न है कि हम लोग इतना स्टेट ऑफ द आर्ट काम करें कि हम लोग फ्यूचर के अंदर जो ये बड़े बड़े एक एम्पायर्स है, जैसे एमआर है, नखील है, ट्रम्प है, मतलब उसके अलावा जो है वो आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट, मतलब कई ऐसी जो इंटरनेशनल
कंपनीज़ हैं जो कि मल्टी बिलियंस का बिज़नेस कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उस सफ़ में जाके खड़े हैं और पाकिस्तान की एक वाहिद कंपनी बनाएं ऐसी जो कि वहाँ पे कम्पीट करे। तो उसके लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ेगा, जिसमें हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इस वक्त वो तकरीबन आप कह लें कि 3 बिल्डिंग्स हमारी बन रही हैं जो कि सेम हाइट की हैं, सेम एमिनिटीज़ की हैं। और क्या हाइट है उनकी एस्टिमेटेड? 550 फीट। 550 फीट। और ये इस वक्त पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। और आपका क्या प्लान है, कोई उस बिल्डिंग में कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे? इस बिल्डिंग के अंदर 50+ एमिनिटीज़ हैं, जिसमें जिम, जकूज़ी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, हेलीपैड, स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक, 12 हाई स्पीड एलिवेटर्स, ग्रैंड मॉल, ग्रैंड मस्जिद, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, उसके बाद इंस्टीट्यूट हम दे रहे हैं, उसके बाद हम आप कह लें कि ग्रैंड पार्किंग, मतलब इट्स ए 7 स्टार बिल्डिंग, मतलब एक 7 स्टार जो लिविंग का कॉन्सेप्ट होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर हमने दिया हुआ है, जो 1000 कनाल के टाउन के अंदर एमिनिटीज़ एक डेवलपर ऑफर करता है। बेशक वो बाद में नहीं डिलीवर करता है, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की हुई है, हमारे डिज़ाइंस वगैरह सारे नेट पे ऊपर दस्तयाब हैं। और इस वक्त वो एक्टिव जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें ये भी मौका मिले कि हम आकर भी वहाँ पर देखें इंशाल्लाह वेरी सून, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर सुबैल, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने जो अपने बचपन से देखा है, बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी घर की 2 होती थी, एक गोल्ड होता था और एक रियल एस्टेट होती थी। कोई ज़मीन ले ली, कोई घर ले लिया, ये हमेशा से इन्वेस्टमेंट्स रही हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में क्योंकि इतनी प्राइस फ्लक्चुएशंस, महंगाई, XYZ रीजंस, इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल है या नहीं है, इस बारे में आप बताएं। देखिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है भी और नहीं भी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप फाइल्स में, फॉर्म्स में, कागज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कागज़ की वर्थ है 2 रुपये। 2 रुपये के लिए लाखों रुपए भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बंदे को ये बात बताऊँ, डोंट इन्वेस्ट इन फाइल्स, डोंट इन्वेस्ट इन फॉर्म्स। उसकी वजह ये है कि ये माजी के अंदर 1947 से आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, आज तक किसी बंदे को बेनिफिट नहीं हुआ फाइल्स और फॉर्म में। किसी भी बंदे को बेनिफिट सिर्फ बेचने वाले को होता है, ख़रीदार को नहीं होता। सेकेंडली, अगर आपको पोजेशन वाला कोई प्लॉट मिल रहा है, कोई अपार्टमेंट ऐसा मिल रहा है जो कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, जो कि विद नंबर मिल रहा है, जिसका नंबर आपको मिलता है, जिसकी अलॉटमेंट आपको मिलती है, डू इन्वेस्ट। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ये नेसेसिटी बेस है, ये लग्जरी बेस नहीं है। दुबई के अंदर लग्जरी बेस है, लोग वहाँ पे मल्टी-बिलियनर्स आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, दे वेट कि जब उनकी एप्रिसिएशन हो तब वो सेल आउट करें, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेस चल रहा है। अभी लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो ये 2 करोड़ प्लस की आबादी का शहर है और यहाँ पे इस वक्त भी 2.5 से 3 लाख घरों का डेफिसिट है इस वक्त भी। तो जहाँ पे नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, ये रोटी एक नीड है, तो रोटी में क्या इन्वेस्ट करना गलत तो नहीं है ना, एक नीड है। तो इवन दो कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, तो जिसके अंदर आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। और अच्छे डेवलपर्स का इंतखाब करें, अच्छे डेवलपर्स का इन्वेस्ट करें। हमारी ख़ास बात ये है कि हम कभी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को ज़्यादा मार्केट नहीं करते, हम कलेक्टिवली एक ओवरऑल मॉडल के ऊपर बात करते हैं। हम चाहते हैं, बल्कि वी आर दी ओनली कंपनी जो कि कंपटीशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि नए नए डेवलपर्स आएँ, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम मिले। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों का जो है वो रोज़गार इससे वाबस्ता होता है, हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मिलता है, लोगों को घर मिलता है और आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। तो हम इस जद्दोजहद के अंदर हैं। और बीइंग ए पैट्रियोटिक पाकिस्तान, बिकॉज आई एम दी पर्सन जो कि पाकिस्तान के अंदर बाय चॉइस रह रहा है, मतलब हमने यहाँ पे चूज़ किया है, वी ऑप्टेड टू स्टे इन पाकिस्तान। तो मैं बड़ा एक पैट्रियोटिक किस्म का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के अंदर अपना किरदार ज़रूर अदा कर सकूँ, बजाय इसकी मैं पाकिस्तान पे हमेशा तनकीद करूँ, बजाय पाकिस्तान को जो है वो बैश करता रहूँ, महफिलों में बैठ के कहूँ कि यार इस मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं ये कहता हूँ कि हमने इस मुल्क को क्या दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया। ये सवाल मैं अपने आप से करता हूँ। कम से कम मैं अपनी आने वाली नस्लों को ये कह सकूँ यार मैंने ये किया अपने मुल्क के लिए, ये किया अपने मुल्क की आवाम के लिए, और मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, और ये मेरे मुल्क के लिए मेरा ये किरदार है, मुल्क की खुशहाली के लिए मैंने अपना किरदार ज़रूर अदा किया। तो जब ये अप्रोच हर बंदे की हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है हर इंसान की ये सोच होनी भी चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। और हर इंसान अगर अपने आप को कतरा समझे और अपना रोल प्ले कर ले अच्छे तरीके से, तो हमें जो भी क्राइसिस लगते हैं वो बड़ी आसानी से वो गुजर भी जाएंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस की अगर बात की जाए, आपने एक बड़े अच्छे पॉइंट को मेंशन किया कि कागजी जो है आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करें, आप रियल एस्टेट में रियल टाइम इन्वेस्ट करें ठीक जगह पर। उसके लिए बहुत से जो इंटरनेशनल अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, और बहुत से पाकिस्तानियों की जो ओवरसीज़ जाते हैं उन रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि हम वापस आएंगे तो अपना घर यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। क्या कुछ ऐसे की पॉइंट्स आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखें? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी के अंदर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अगर आप किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपना यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेजें, वहाँ पे साइट विज़िट करें, वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर विज़िट करें, उनकी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स विज़िट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोफाइल क्या है। देखिए आजकल के मौजूदा हालात के अंदर हर बंदे की एक प्रोफाइल होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जानना है कि आप 3 साल पहले कहाँ पे थी, क्या कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ आपको 3 साल पहले पेज स्क्रॉल डाउन करना है तो मुझे पता है कि आप 3 साल पहले आपका क्या स्टेटस था। तो कहने का मकसद ये है कि हर डेवलपर का भी इसी तरह, जैसे हमारा एक ABS का पेज है वो 9 साल का पेज है, हमारी अचीवमेंट्स उसके ऊपर है, हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर डेवलपर का प्रोफाइल देखें कि यार उसके कोई फैक्ट्रीज तो नहीं है, माजी के अंदर उसने कहीं पे स्कैम तो नहीं किया, फ्रॉड। तो मैं ये कहता हूँ इट्स वेरी ईजी थिंग। वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा अपनी सेंस इस्तेमाल करें, और खैर हम तो ये भी बात करते हैं कि चीज़ आप कोई भी चीज़ परचेज करें तो इस्तिखारा कर लें, नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा जो है पॉइंट मेंशन किया है। मेरा ख़्याल है इसको मेरा ख़्याल है इट्स अ कंपल्शन, हम लोगों को इसको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, लाइक यू एंड लॉट ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उनके पास बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल होने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान में सर्व कर सकें। तो वो ऐसे कौन से मसाइल होंगे, और अगर कोई मसले हैं तो उनका हल आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती हुकूमत डेवलपर्स को। देखिए दुबई ने क्यों बूम पकड़ा है, दुबई के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है इन्वेस्टर्स को कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको नुकसान हुआ तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि जो एक टैक्सेशन का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। मतलब आप देखें ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ ट्रांसफ़र कराते हुए 2.5 to 3 मिलियन रुपीज़। तो डेवलपर को कितना इसमें बजट आएगा, लाइक हाउ इट इज़ मैनेज? इदारों का डेवलपर को थोड़ा फैसिलिटेट करें, वन टाइम टैक्स लगाएं, फिक्स टैक्सेशन के ऊपर जाएं। मेरी तजवीज़ है कि फ़िक्स टैक्सेशन, और इसमें हमारी कई हुकूमती इदारों से भी मुलाकातें हुई और कई हमारे इसमें जो हमारे लोग बैठे हुए ऐवानों में या मिनिस्टर्स वगैरह, उनसे हमारी ये सजेशंस के ऊपर बात हुई कि आप लोग फिक्स टैक्सेशन के ऊपर जाएं। आप डेवलपर को कहें यार दिस इज़ वन टाइम टैक्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू पे, आप करें, उसके बाद आप आज़ाद हैं, और उसके बदले में उसको इंसेंटिव दें। मतलब फॉर एग्जांपल आप उसको NOCs दें, उसको जो है वो हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड करें। देखिए एक बंदा अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। अगर उसमें प्राइवेट डेवलपर अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसके लिए फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, ना कि उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। उसकी वजह है कि बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, इट्स ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है वो सिस्टम फेल हो चुका है। तो जब सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी हेल्थ भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी बेहतर कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन भी बेहतर कर रहे हैं, तो ना कि उनको आप उनके कामों में हर्डल डालें, उनको सपोर्ट करें। हाँ, ये बहुत, आई थिंक ये एक अलमिया भी है कि हम एक तो ऑलरेडी एक क्राइसिस की स्टेट में हैं, और तब वो लोग जो हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या फिर इकोनॉमी के पिलर्स हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम हर इंसान की अपनी लाइफ जर्नी होती है, और डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि डॉक्टर सुबैल इकराम की लाइफ में कोई टफेस्ट मोमेंट या फिर कोई ऐसा टाइम आया हो जिस पे आपने सोचा हो कि आई नीड टू गिव अप नाउ, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया, एंड टुडे यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन गिव अप नहीं किया। ऐसा मोमेंट अच्छी बात नहीं आया, उसकी वजह कि मैं अल्लाह ताला के ऊपर बड़ा तवक्कुल करने वाला आदमी हूँ, और मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरपूर किस्म का जो है ना वो एक आप कह लें कि तवक्ल था कि अल्लाह ताला मुझे फ़ेल नहीं होने देगा। और मैं इस उम्मीद से अल्लाह के ऊपर जो है वो यकीन रखता था, अल्लाह ताला की ज़ात से, कि कुछ भी हो जाए। मैंने
ये टावर्स जो है, ये जो जो अचीवमेंट्स हैं, मैं आपको जैसे पहले बताया कि ये हमारे बस का काम नहीं है। ये मैंने कोई टावर्स नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ताला की रहमत हुई बन गए, ठीक है। हम तो इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम एसीओ में बैठे होते हैं और टावर्स बन जाते हैं। हम एसीज में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, तो इससे बड़े अल्लाह ताला के फजल व करम क्या होगा। तो देखिए, मैं कहता हूँ ये यकीन है कि अल्लाह मुझे कभी फेल नहीं होने देगा। मैं इतना हमेशा मेरा ये यकीन था अल्लाह की ज़ात के ऊपर। बेशक मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुझे भरपूर तकवा है। मेरा 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 भरपूर एक कोशिश है कि मैं यकीन कामिल रखूँ, उन चीज़ों से परहेज़ करूँ जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, और मेरा तवक्कल मजबूत होना चाहिए। मैं अपने तवक्कल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। एंड आई थिंक ये हर इंसान को होना चाहिए, स्पेसिफिकली वो लोग जो नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम डॉक्टर सुबैल के बहुत से लोग जो हैं वो यंगस्टर्स वो बिजनेसेस में आ रहे हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, सीईओ बने, लेकिन उनको कोई गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो कुछ ऐसे फ्यू पॉइंट्स जो आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स या इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, तकवा एंड तवक्कल इज़ द रेसिपी ऑफ सक्सेस। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, डरें अल्लाह ताला से, दिल में रब का खौफ होना चाहिए, और ये जस्तजू होनी चाहिए कि हर वो अमल कर रहा है जिससे रब की रज़ा हासिल कर ली जाए। और तवक्कल इतना मजबूत होना चाहिए इंसान का कि यार ये दुनियावी मामलात मुझे कोई फेल करने की कुदरत नहीं रखता, ना मुझे नफ़ा पहुँचाने की कुदरत रखता है, ना नुकसान पहुँचाने की कुदरत रखता है। अल्लाह ही है, तू ही खालिक मालिक राज़िक है, रिज़्क़ अता करने पे कादिर है, तेरे अलावा कोई कुदरत नहीं रखता कुछ अता करने पे। जब ये तकवा और इस तरह का तवक्कल होगा ना, तो आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। देखिए, रास्ता एक ही था, फ़िरौन ग़रक़ हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम पार कर गए। एक ही जो है ना वो रास्ता होता है, उसमें कोई मतलब जो तकवे वाले होते हैं वो पार कर जाते हैं, जो जिनका ईमान डोला होता है, शेक हुआ होता है, वो डूब जाते हैं। समहाउ मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं मंजिलें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएं और रास्ते खुले हो जाएं, तो अल्लाह ताला की तरफ जो है रुजू। हम बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपका मैसेज है। मैं चाहूँगी फिफ्थ पिलर ग्रुप या फिर कोई एंड नोट, एंड मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कि तमाम बिजनेस कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके एक पैनल पर लेकर आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़ सके। अच्छा एक इनिशिएटिव है, और यू आर डूइंग ए फिनोमिनल जॉब। मैं ये समझता हूँ कि आप बल्कि इस तरह के सेमिनार्स भी कंडक्ट करें जिसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सोल्यूशन की बात की जाए, ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है उसका बिज़नेस कम्युनिटी से उसका सोल्यूशन लिया जाए। क्योंकि आई बिलीव कि समहाउ बिजनेस मैन जो होता है ना वो क्रेडिट डेबिट को, एसेट और लाइबिलिटी को समझता है, तो समहाउ को एक अच्छा आउटकम दे सकता है, और वो हुकूमती लोगों तक पहुंचाए जाएँ सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हम बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबैल इकराम, आप हमारे शो पर आए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और वी रियली विश एंड होप कि एबीएस डेवलपर्स इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करता रहे, और जो लार्जेस्ट बिल्डिंग आपकी पंजाब में इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगी, हम उसको भी इसी तरह ज़रूर आके कवर करें। और आपने आज का शो देखा और जाना कि डॉक्टर सुबैल इकराम की क्या जर्नी थी, किस तरह से उन्होंने एबीएस डेवलपर्स को बिल्ड किया और आज वो उसको किस मकाम तक लेकर आ गए हैं, और आगे भी वो जो करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपने हमारे शो में जानी। आई होप हमारा शो और आज के हमारे गेस्ट आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहे होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। और आज के इस प्रोग्राम का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को आज की इस नशिश से इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।